हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इट माई फर्स्ट वीडियो लेक्चर। सो जैसे हमें पता है हम सब लॉकडाउन पीरियड में हैं कोरोना वायरस के चलते, एंड जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सेक्टर पे हुआ है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे। एजुकेशन सिस्टम्स क्लोज्ड है, कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीज़ें बंद है। तो इसी बीच मैंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है ऑनलाइन वीडियो सेशंस का। मैं कुछ अपने वीडियोस लेक्चर्स के अपलोड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आए और इस चीज़ का फ्री टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। So before getting into this chapter, let's have a small discussion on the new syllabus of 12th standard. Okay, so basically जैसे लास्ट ईयर आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 16 थे, इस साल भी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स उतने ही हैं। कुछ स्लाइटली चेंजेस किए गए आपके सिलेबस में, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, लास्ट ईयर इट वाज थर्मोडायनामिक बट दिस ईयर इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू आयोनिक इक्विलिब्रिया। अब ये कोई नया चैप्टर तो है नहीं, बेसिकली यही टॉपिक आपको लास्ट टू लास्ट ईयर के 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको एक छोटा सा टॉपिक था, वो लास्ट ईयर 11th में से निकाल दिया गया और इस साल आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कमिंग टूवर्ड्स वो चैप्टर नंबर 7 जो कि लास्ट ईयर तक पी ब्लॉक हुआ करता था, जिसमें टोटल 4 ग्रुप्स थे, 15, 16, 17, 18। आई रिपीट, टोटल 4 ग्रुप्स थे और ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला चैप्टर था। बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता था बहुत सारे बच्चों को। क्यों? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर में सर पढ़ना क्या है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट दिस ईयर इस चैप्टर में से एक ग्रुप निकाल दिया है, सो वी हैव लेफ्ट विथ 16, 17 एंड 18। सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 विच इज़ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स एंड हैलोअरेंस हुआ करता था, बट दिस ईयर इट्स ओनली हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन। तो स्लाइटली कुछ कंटेंट इसमें कम किए गए, दैट्स फेयर इनफ। ओके, चैप्टर नंबर 13 की बात करें सो इट वाज कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता था, अमाइंस, नाइट्रो एंड डाइजोनियम ग्रुप। बट इस बार सिर्फ आपके एक ही कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज़ अमाइंस। तो यहाँ पे भी कुछ कंटेंट्स आपके रिड्यूस किए गए। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 16, यहाँ पे एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सो ये कोई चैप्टर दमदार है जिसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये था आपके सिलेबस के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सॉलिड स्टेट। ओके, अब ये चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन वी गोना हैव अ डिस्कशन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट विच इज़ वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड द प्रॉपर्टीज़। एंड तीसरा टॉपिक जो हम कवर अप करने वाले विच इज़ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके ग्रेट, तो पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट्स के बारे में। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ सॉलिड स्टेट? सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, वी हैव टोटल 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअली हमने पढ़ा हुआ होता है 5, जिसमें 2 ऐड किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड gaseous, again we have fourth plasma and fifth which is Bose-Einstein condensate। ये 5 होती है, बट एक्चुअल में हम 3 चीज़ों के साथ डील ज़्यादा करते हैं, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ और गैसेस के साथ। अब लिक्विड और गैसेस के बारे में आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने बहुत सारे लॉ के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर था जिसमें सिर्फ लिक्विड और गैसेस के बारे में बताया गया था। आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, अगेन वी हैव गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगेड्रोज लॉ, और ये सारी लॉ को मिला के हमने एक इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है विच इज़ एन आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था विच वॉज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ओके, तो ये चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस 12th स्टैंडर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया हुआ है विच सॉलिड हैव। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव डिफरेंट मास, वॉल्यूम, शेप एज वेल एज डेंसिटी। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है। सॉलिड के पास एक डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप होता है, एज वेल एज उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, दैट इज फिक्स्ड होती है। सेकेंड पॉइंट के बारे में जब आप बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड, इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है आइदर इट मे बी एन एटम, either it may be a molecules or it may be a
आयंस, राइट। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, उनके बीच में गैप्स ना के बराबर होते हैं। सो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो ये हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स कैन नॉट बी इनकॉम्प्रेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास कॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी होती है, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्पंज, ठीक है। तो इसको जब आप प्रेस करते हो तो वो चीज़ कॉम्प्रेस हो जाती है। सो कुछ सॉलिड्स आपके एक्सेप्शनल होते हैं, रादर देन दिस मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड एज वेल एज इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स कैसा होगा, तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो मॉलिक्यूल्स जितने नज़दीक आएंगे उतना वहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। अब इंटर मॉलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, राइट। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज एग्जैक्टली इंटर मॉलिकुलर फोर्स। अब जितने मॉलिक्यूल्स नज़दीक होंगे उतना उसका इंटर मॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, जितने मॉलिक्यूल्स आपके दूर जाएंगे उतना आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स वहाँ पे वीक होता जाएगा। तो यही पॉइंट आपको तीसरे वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। द फोर्थ वन, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स अगर आपका वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका लोअर होते जाएगा। एंड लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगेन इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच माइट बी atoms, which might be molecules or it might be ions of the solid, are held together by intermolecular forces. They are held together by intermolecular force. Now let's move on to the next, which is classifications of the solid. So basically आपके solid को हमने दो categories में divide किया हुआ है. The first one is crystalline solid and second one which is amorphous solid, right? Now crystalline solids are the true solids whereas amorphous solids are the pseudo solid. I repeat, crystalline solids आपके true solids होते हैं whereas amorphous solids आपके pseudo solid होते हैं. Now let us bifurcate आपके crystalline solid को और amorphous solid के बारे में डिटेल में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, जब आप crystalline solid के बारे में बात करते हो, whenever the solid is of a crystalline type, इसके अंदर जो constituent particles जो होते हैं ये सारे के सारे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स आपके प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं. So the first point is there is regularity in the arrangement of the constituent particles. So यहाँ पे molecules जो होते हैं या फिर particles जो होते हैं ये आपके बहुत ही सही तरीके से प्रॉपरली अरेंज किए जाते हैं. Whereas जब आप amorphous solid के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे constituent particles आपके प्रॉपरली अरेंज्ड बिल्कुल नहीं होते हैं. यहाँ पे वो रेगुलर पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होता. यहाँ पे वो रिपीटिंग पैटर्न जो होना चाहिए था वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता. तो यहाँ पे constituent particles कैसे अरेंज किए जाते हैं, तो ये सारे के सारे रैंडमली अरेंज किए जाते हैं. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं ये प्रॉपरली अरेंज्ड होने की वजह से ये एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आप इसको बोलते हो लॉन्ग रेंज ऑर्डर. वरस अमॉर्फस के अंदर ये लॉन्ग चेन नहीं बन पाता बिकॉज यहाँ पे रेगुलरिटी बार बार रिपीट नहीं होती है. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके शॉर्ट चेन बनाएंगे, सो आप इसको बोलते हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, whereas amorphous solids they do not have a sharp melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये सारे के सारे सॉलिड्स एक बहुत ही खास तरीके की प्रॉपर्टी आपको बताता है which is called as anisotropy. I repeat, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कोई भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे. which is called as anisotropy. whereas amorphous solids आपकी एक प्रॉपर्टी बताती है which is isotropic, right? So crystalline याद रखो स्टूडेंट्स, and isotropy and amorphous में याद रखना isotropic. So we have some examples. crystalline solid में examples आपको दिए हुए ice, salt, diamond, graphite. Of course, as we all know that diamond, graphite ये सारी चीज़ें क्या होती है, these are the crystalline solids. whereas amorphous के अंदर आपको example दिया हुआ, बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, glass, plastic as well as rubber. नीचे दिए हुए डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, फर्स्ट डायग्राम आपको जो दिया हुआ है वहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये कैसे अरेंज्ड है, वेल रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं. सी आप
आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका पहला पार्टिकल है, यहाँ पे आपका दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल है और यहाँ पे चौथा पार्टिकल है, राइट। सो ये जो पार्टिकल्स है ये प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं, वेरएज अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स आपके रैंडमली अरेंज किए हुए हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी पार्टिकल्स आपके कैसे भी अरेंज किए गए। तो यहाँ पे आपका रैंडमनेस है, बट क्रिस्टलाइन वाले में आपका रेगुलरिटी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना था, जिसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है एन आइसोट्रॉपी और दूसरा टॉपिक दिया हुआ है आइसोट्रॉपिक। तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन, एन आइसोट्रॉपी एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसका मतलब अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। तो अब ऐसे प्रॉपर्टी को आप बोलोगे एन आइसोट्रॉपी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है, या फिर से फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिया हुआ है किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का। अब उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हम कई तरीके से डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिया हुआ है डायरेक्शन ए बी, डायरेक्शन सी डी, और यहाँ पे लिया हुआ है डायरेक्शन ई एफ। अब आपने जैसे अलग अलग डायरेक्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं तो हर एक अलग अलग डायरेक्शंस में आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो इसी का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपी। एक बात यहाँ पे याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिपेंडेंट होती है एन डायरेक्शंस के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिपेंडेंट होंगी डायरेक्शंस के ऊपर, डायरेक्शन चेंज हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी चेंज होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोट्रॉपिक के बारे में। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होती है आपके डायरेक्शंस के ऊपर। आपने डायरेक्शन चेंज किया, आप राइट की तरफ ले लो, आप लेफ्ट की तरफ ले लो, आप ऊपर ले लो, आप नीचे ले लो, आप कोई भी डायरेक्शन में लो, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। सो इसे आप बोलोगे आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। द टॉपिक इज आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए इसमें बात करेंगे सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। अब आपने दो अलग अलग सब्सटेंस लिए हुए हैं। सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम फ्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम हमारे पास एक बार है, फ्लोरीन हमारे पास एक बार है, तो इसका रेशियो बनेगा 1:1 का। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमारे पास मैग्नीशियम एक बार है, ऑक्सीजन एक बार है, इसका भी रेशियो बनेगा 1:1। बल्कि मैंने दो अलग अलग कंपाउंड्स लिए हुए हैं। आई रिपीट, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दो अलग अलग कंपाउंड्स लिए हुए हैं, बट दोनों कंपाउंड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, तो आप इस तरीके की चीज़ को बोलते हो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन, two or more substance having same crystal structure are said to be isomorphism. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी। जब आपके पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और जब आपने उसको क्रिस्टलाइज करके दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया है, तो आप उसको बोलते हो पॉलीमॉर्फिज्म। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कार्बन के रिलेटेड। तो कार्बन के दो अलग अलग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट। आपने पढ़ा हुआ है आपके 11th स्टैंडर्ड में। इसके अलावा भी चीज़ें होती है। आपने एक नए पॉलीमॉर्फिक फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया रहेगा, विच इज़ बकमिंस्टर फ्यूलरन, राइट। सो यहाँ पे हमारे आज के वीडियो लेक्चर में तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।